Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2, Block 4, MPCE 013, that is MPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already made first part, this is second part, and we are going to finish this unit in this part. So आज का जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ यंग एडल्ट इश्यूज. यंग एडल्ट्स के क्या इश्यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो ये एरिक एरिक्सन ने ये पीरियड जो यंग एडल्टहुड का है उसको डिस्क्राइब किया था एज 20 to 45 ईयर्स ऑफ एज. सो इसमें इन्होंने जो स्टेज बोली है उसमें मेन टास्क था इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. या तो कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे इस एज ग्रुप में जो इंटीमेसी पसंद करते हैं, यानी रिलेशनशिप पसंद करते हैं, किसी के साथ इंटीमेट होना पसंद करते हैं. और दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जो आइसोलेट रहना चाहती है, अकेले में रहना चाहती है, किसी के साथ नहीं रहना चाहती है, वो कैटेगरी. इन 1970 केनेथ केनिस्टन ने, ये भी साइकोलॉजिस्ट है येल में, इन्होंने डिस्क्राइब किया था जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूथ की जो होती है. इन्होंने एक एक पूरा स्टेटमेंट दिया था. एक इनका जो क्लॉज है स्टेटमेंट का वो क्या है, परवेजिव एम्बीवेलेंस टुवर्ड सेल्फ एंड सोसाइटी. सो सब जगह रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए भी एंड सोसाइटी के लिए भी, इस तरह का उन्होंने बोला था. इनमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एंजॉय करते हैं ये लोग. एंड ये ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा इन्होंने कहा था. एंड इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि ये लोग ना जल्दी से सेटल नहीं होना चाहते किस रिलेशनशिप को लेकर, और जो भी सोसाइटी में अभी तक जिस तरह की सोच चल रही है या वोकेशन में भी ये सेटल नहीं होना चाहते हैं. ये ना ये सोशल रोल या लाइफस्टाइल में एक सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं सब कुछ, ऐसा इनका मानना है. तो ये जो यंग एडल्ट्स होते हैं ना, ये बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस को फेस करते हैं जो पहले की जनरेशन में नहीं मिलता था. पहले की जनरेशन सीधी सादी होती थी कि उनको थोड़े यंग हुए एंड उनकी मैरिज हो जाती थी एंड देन फैमिली चल जाता था, ये सारी चीज़ें. 2000 में जेफरे आर्नेट ने एक टर्म कॉइन किया था जिसको बोलते हैं इमर्जेंट एडल्ट. इमर्जेंट एडल्ट उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे आज की जनरेशन में. उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आज की जो जनरेशन है ना, उनको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है होना, तभी वो इस जो जैसा अभी का टाइम चल रहा है उसमें वो सरवाइव कर पाएंगे. ये इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी है एट प्रेजेंट, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है. बहुत कम एंट्रीज होते हैं जॉब लेवल पे, इसीलिए उनको स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद भी मुश्किल होता है जॉब लेना. फिर यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जल्दी से मैरिज करने के लिए भाग नहीं रहे, क्योंकि अब आजकल प्री मैरिटल सेक्स जो है ये बहुत कॉमन हो गया है. कोई बर्थ कंट्रोल की फैसिलिटी आ गई है. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो पहले के टाइम पे नहीं होती थी. इसीलिए अब लोगों के पास फ्रीडम बहुत है चॉइसेस के लिए, उनको लाइफ में कैसे करना है. यंग जो लेडीज़ हैं वो भी बहुत जल्दी भागती नहीं है कि उनको मैरिज करना है एंड बेबीज़ को बर्थ देना है, और वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं आज की डेट में. एंड देन रिप्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत आ गई हैं जहाँ पे आईवीएफ जैसी सुविधाएं हैं, और भी सरोगेशन वाली सुविधा भी है. सो इस तरह से उनको ना ज़्यादा परेशानी नहीं होती. अगर वो बाद में भी मैरिज करना चाहती हैं, फर्टाइल ईयर्स उनके निकल गए तो भी वो कर सकते हैं. आजकल एग भी फ्रीज करने लगे हैं लोग. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, इसीलिए सब कुछ चेंज हो चुका है. सो हर एक जो जेंडर्स हैं, चाहे मेल ले लो या फीमेल ले लो, चॉइसेस ना बहुत सारी हैं. एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर हैं, लोगों को पता है कि आगे क्या करना है. अगर उनको पढ़ाई के बाद नई जॉब मिला तो वो दोबारा पढ़ने चले जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं. जबकि पास टाइम पे क्या होता था, यंग एडल्ट्स जो होते थे एक प्री डिटर्मिन्ड पाथ हुआ करता था, उसी को फॉलो करते थे. उनके रोल्स के बारे में उनको पहले से क्लैरिटी होती थी. फैमिली के एक्सपेक्टेशन क्या है, जेंडर एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब क्लियर होता था. अब जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये पूरा कोर्स चेंज हो चुका है, तो इसीलिए जो यंग पीपल है वो अब रोमांटिक पार्टनर से अनअटैच्ड हो गए हैं, परमानेंट होम से अनअटैच्ड हो गए हैं. फिर अब आगे पढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं कि जितना आगे और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कमिटमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं.
अगर और हर चीज़ के लिए कंपटीशन है, इवन इफ इट इज़ वॉलंटियर सर्विसेज, वॉलंटियरिंग का काम है तो उसके लिए भी कंपटीशन चल रहा है, अनपेड इंटर्नशिप के लिए भी कंपटीशन चल रहा है, तो हर जगह पे मारा धाड़ी मची हुई है हर चीज़ के लिए। तो एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक क्लॉज दिया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, द चेंजिंग टाइम टेबल फॉर एडल्टहुड, ये टाइम टेबल एडल्टहुड का चेंज हो गया है। द साइकोथेरेपी मॉडल एंड यंग एडल्ट इश्यूज। तो साइकोथेरेपी जब हम यंग एडल्ट्स की करते हैं ना, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करें कि एक्चुअली वो है कौन, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बॉदर करती है इस दुनिया के बारे में, वो हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी जब आपके पास ये क्लाइंट इस एज के आएंगे ना, तो वो अपने आप को बड़ा ही फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। उनको वो पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं, एंड देन नेक्स्ट स्टेज कैसे आगे बढ़ना है उसमें भी फंसे हुए होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को स्टक फील करते हैं, क्योंकि अगेन वो चाहे जितना भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, कभी ना कभी उन्हें टर्न बैक करना ही पड़ता है इमोशनल सपोर्ट के लिए या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने केयर गिवर से। सो जो क्लाइंट है ना, वो वैसे तो सेल्फ फोकस्ड होता है अपनी लाइफ में, और वो पूरी लाइफ में एक पूरी पिक्चर क्या है उसकी लाइफ में, सारे एस्पेक्ट क्या है लाइफ के, उसमें उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। कैसे वो इस दुनिया में फिट हो सकता है, कैसे वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में फिट हो सकता है, वो सब आपसे जानना चाहता है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। उस इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो अच्छा तो फ़ील करता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उसको समझ नहीं आता वो करे क्या इतने सारे ऑप्शंस में से। सो कभी-कभी ये चीज़ें उसको रोक भी देती हैं आगे बढ़ने से। सो जब वो इस कन्फ्यूज़ स्टेट में आता है, तो ये हमारी एज़ अ थेरेपिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हेल्प करें एंड वो सारी चीज़ों को थोड़ा कट डाउन, नैरो डाउन करें और उसको गाइड करें कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। मेडिकल मॉडल एंड यंग एडल्ट इश्यूज, ये एक मॉडल है जिसमें ये बताया गया है कि जो बच्चों के जो ब्रेन है ना, वो 25 साल की उम्र तक फुल्ली मैच्योर होते हैं, एंड जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं ना, वो प्यूबर्टी के बाद आते हैं। स्पेसिफिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम में ये चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। ये वो रीजन्स हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग का हायर ऑर्डर को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। लिम्बिक सिस्टम प्यूबर्टी के टाइम पे ही एक्सप्लोड करता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो अगले 10 इयर्स तक बढ़ता रहता है प्यूबर्टी के बाद। सो जो पार्ट है ना, ये कंट्रोल करते हैं हमारे इम्पल्सेस, बेसिकली लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी हो गई, हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वो चीज़ें, एंड बहुत सारी जो मेंटल सीरियस इलनेसेस है, वो भी लेट टीन्स या अर्ली 20s में ही देखने के लिए मिलती हैं बेसिकली। जैसे बाइपोलर हो गया, शिज़ोफ्रेनिया हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे इसी एज ग्रुप में ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं आना। सो ये जो इलनेसेस एंड इश्यूज़ हैं, ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं अगर ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में है रिगार्डिंग कहाँ लाइफ में क्या करना है आगे, लाइफ में चॉइसेस क्या लेनी है, इस तरह के क्वेश्चन अगर दिमाग में हो तो। थेरेपी फॉर यंग एडल्ट इश्यूज। सो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो यंग एडल्ट्स हैं उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं और उनको हम किस किस लेवल की थेरेपीज देते हैं। उन मेजरली क्या आपको समझना होगा थेरेपी देने से पहले जब यंग एडल्ट आपके पास आते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है ना, ये जनरली ऐसे थेरेपिस्ट को ढूंढती हैं जो उनको एज अ पेरेंटल फिगर की तरह एनकरेज करे। जैसे पेरेंट्स हमें एनकरेज करते हैं, वैसे ही थेरेपिस्ट भी वो ऐसे थेरेपिस्ट को ढूंढती हैं जो उनको पेरेंटिंग करे उनकी, बेसिकली। सो स्पेसिफिकली ये वो लोग हैं जो जिनको या तो उनके पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव नहीं मिले, या फिर कुछ और पेरेंट्स के साथ इशू रहे हैं, तो इसीलिए थेरेपिस्ट में वो उस पेरेंटल फिगर को ढूंढने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ये भी चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो एज अ अथॉरिटी हो, उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि डंडा मार के बोले कि ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे वाले थेरेपिस्ट नहीं चाहिए उनको। वो जानते हैं कि वो कैपेबल हैं, वो एडल्ट हैं,
उनको सिर्फ एक ऐसा वाइज गाइड चाहिए जो उनसे थोड़ा उम्र में बड़ा हो, लेकिन उनको अच्छे से समझा सके कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, बिलीविंग दैट दे आर कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट। तो क्लाइंट को आपको पूरा भरोसा रखना है कि क्लाइंट कर पाएगा, इट्स जस्ट उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है। सो इसमें आप ये भी देखेंगे कि अगर कभी कभी ना ये इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि इनको पेरेंट्स से सेपरेट रहना चाहिए, अपने खुद के इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे उनको सेपरेट रहना चाहिए या उन्हीं के साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपने से इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, उनको कभी पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो थेरेपी जो होती है इनको हेल्प करती है खुद को एक सेपरेट करना पेरेंट्स से, या उनको वो उनके अंदर वो ऑटोनॉमी है या नहीं है ये एनालाइज करवाना। एंड देन क्या ऐसी चीज़ है जो उनको पेरेंट्स से टाइड रखे हुए हैं, मतलब वो क्यों इतने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बच्चों को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, बार बार मम्मी मम्मी करके नहीं आना चाहिए। सो वो थोड़ा सा थेरेपिस्ट का काम होता है उनको रियलाइज कराना कि नाउ दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव टू टेक कमांड ऑफ देयर लाइव्स। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। आप पेरेंट्स के पास बार बार भाग भाग के नहीं जा सकते कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है ना। सो उनसे पेरेंट्स से अलग होना, उनके पास कई क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछेंगे क्या हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, उनके उनके जैसी सोच नहीं रखते, तो क्या हम कुछ पाप कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। सो इस तरह के सवाल लेके आते हैं। उनकी खुद की एंग्जाइटीज़ होती है इंडिपेंडेंट होने में, डरते हैं वो इंडिपेंडेंट जीने में। सो वो चीज़ें आपको उनको समझानी होंगी कि कैसे अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेना है। तो थेरेपी इनको हेल्प करती है खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। वो खुद को कितने अच्छे से जानते हैं इसमें हेल्प कर सकती है। उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, वो क्या गोल रखते हैं, ये वाली चीज़ें हम एनालाइज करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। उनको खुद वर्ल्ड में उनकी खुद की क्या पोजीशन है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया इंडिविजुअल थेरेपी का। अगर ग्रुप थेरेपी है तो ये भी एक पावरफुल इंटरवेंशन हो सकता है, क्योंकि उनको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं ग्रुप में। एंड देन बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो अपने आप को आइसोलेटेड एंड अलोन फील करते हैं, ग्रुप में उनको वहाँ से हेल्प मिलने लगती है कि हमारे जैसे और भी हैं। सो एक दूसरे से मोटिवेटेड फील करते हैं एंड आइसोलेशन उनको कम लगता है, सपोर्ट ज़्यादा फील होता है, और अपनी लाइफ के इश्यूज़ के बारे में वो ओपनली बात कर सकते हैं। तो ये जो ये इस स्टेज में आप ये भी देखेंगे कि ये वाले जो क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, यंग एडल्ट्स, ये इनको एंग्जाइटी होगी, अनसर्टेनिटी होगी, बहुत सारे चीज़ों में डिसाइड करने के लिए, मे बी रिलेशनशिप में जाने के लिए या मैरिज के लिए या चाइल्ड बेयरिंग डिसीजन लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये फंसे हुए होंगे। तो ये आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे। चाइल्ड रेयरिंग के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चे को कैसे अच्छे से बड़ा किया जाए, क्योंकि अपने बड़ों का तो है नहीं हाथ ऊपर, पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बना के रह रहे हैं। सो फिर वो बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं इनके अंदर। सो पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक हुआ करती थी और 30 ईयर्स से पहले फर्स्ट चाइल्ड तो हो ही जाता था। सो लेडीज़ को पता होता था कि उनको कब करना है। बट जब से एजुकेटेड लेडीज़ आ गई हैं, उनका अपना खुद का डिसीजन कुछ और होने लगा है अपनी लाइफ को लेकर। वो अपनी मर्जी से करती हैं जो भी करती हैं। सो आप देखोगे कि 20s की एज में ना ये जो बर्थ रेट है बच्चों का वो बहुत कम हो गया है। अब लेडीज़ 20s की एज में तो बिल्कुल चाइल्ड बर्थ नहीं करना चाहती हैं। और जो बर्थ रेट है आगे भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 25 से 29 ईयर्स की एज में बहुत कम होता जाएगा। एंड 30 से 33 ईयर्स की एक ऐसी एज है जहाँ पे वो करना चाहती हैं। इसके अलावा जो इश्यूज़ ये लोग लेके आते हैं, इनमें मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, ये वाले इश्यूज़ भी इनके साथ होते हैं, जो बहुत सारे कपल्स को इम्पैक्ट भी कर रहा है आजकल। फर्टिलिटी एंड देन जब पेरेंटहुड में आ जाते हैं, सपोज चाइल्ड बर्थ हो गया है एंड देन पेरेंटहुड में आ गए हैं, तो ये एक ट्रांजिशन का फेज़ होता है जहाँ पे बहुत इमोशनल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक नया फैमिली में मेंबर आ गया है जिसको संभालना। अब दोनों पार्टनर्स क्योंकि वर्किंग होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी जिम्मेदारी क्या। सो 30 ईयर्स के एंड तक ना यंग एडल्ट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स तो बन गए होते हैं। अब इनको पेरेंटहुड में कैसे एडजस्टमेंट करना है, कौन सी चॉइसेस रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, और कब पेरेंट्स बने या नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें इनको देखना पड़ता है। एंड देन जो सोशल नॉर्म्स है ना, वो भी उससे ये लोग डेविएट हो रहे हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि चाइल्ड बर्थ करना भी क्यों है ना। सो ये इस डिसीजन को लेकर भी लोग चलते हैं। सो जैसे ही अगर सपोज चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो बच्चे के आने पर
पेरेंट्स के में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, है ना? उनमें ट्रांजिशन का फेज़ आ गया होता है। फिर जो कपल्स हैं उनको रीनिगोशिएट करना पड़ता है रिलेशनशिप के बारे में कि अब पहले तो वो एंजॉय करते थे दोनों साथ में हर चीज़ कर रहे हैं, बट जब एक बच्चा आ गया तो बच्चे की केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत कुछ इम्पैक्ट हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आती है। देन जो फ्री टाइम होता था पहले उसको कम करना पड़ जाता है क्योंकि बच्चे को अटेंड करना है। जो फ्रेंड्स थे जिनके बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं वो उनका ग्रुप अलग हो जाता है और ये ग्रुप में अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। सो इस तरह से सेपरेशन का टाइम आ जाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर पे आ जाती हैं, इरिटेशन होता है। तो एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसको बोलते हैं पेरेंटल इमरजेंसी। चाइल्ड रियरिंग एज के जो ईयर्स होते हैं उसको हम पेरेंटल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कपल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। उनको बहुत सारी चीज़ें ना हैंडल करनी पड़ जाती है, बहुत सारी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ जाती है। एंड ये कभी कभी मदर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है क्योंकि फादर इतना चाइल्ड केयर नहीं करते जितना मदर करती है। तो मदर को घर भी संभालना है, वर्क भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है। एंड तो वो क्लैशेस आने लगते हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे पर तानाकसी शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट इनको हेल्प करे, कैसे रोल प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, कैसे मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और कैसे एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एटीट्यूड निभाना पड़ेगा। एंड जो डिमांड है उसको किस तरह से पूरा करना है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी डिमांड्स को भी। सो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इसके अलावा जो यंग एडल्ट्स जो आते हैं थेरेपिस्ट के लिए, थेरेपिस्ट के पास, वो किस चीज़ के लिए आते हैं? वो करियर पाथ के बारे में भी अगर डिसअपॉइंट है उनको, सपोज़ वो किसी करियर में आगे तो बढ़े लेकिन चला नहीं उनका करियर, सो या फिर वो डिसअपॉइंटमेंट रहा, जो सोच रहे थे वैसा नहीं मिला, उसके लिए भी आते हैं। फिर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है या साथ साथ तो चल रहे थे लेकिन फिर आगे साथ में नहीं रह पाए, ब्रेकअप्स की कहानी होती है। देन बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, और अगर बेबी है तो बेबी को कंसीव करे कि नहीं करे, ये राइट टाइम है या नहीं है। तो ये वाली चीज़ें बहुत सारी लेके आपके पास आएंगे क्लाइंट। एंड देन उनके एजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स जो होती हैं वो फिर बहुत चेंज हो गई हैं। अब जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स रेगुलेशन पहले थे और अब थे, दोनों में बहुत चेंज आ गया है। तो वो चीज़ों पे भी हम वर्क कर सकते हैं कि उनके एजम्पशंस क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, उनकी होप्स क्या हैं, एंड कैसे इट इज़ डिफरेंट नाउ, पहले क्या थी और अब क्या है। सो वो किस प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ साइकोथेरेपी विद पीपल इन मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड में जब लोग आ जाते हैं तो इस टाइम पे उनकी क्या सोच होती है, किस तरह से वो लाइफ को देख रहे होते हैं, इस टॉपिक पे हम ये समझने वाले हैं। तो मिडिल एडल्टहुड वो टाइम है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स होते हैं, डिमांड्स होते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको इनको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैसे बनी, जो उनकी डिमांड है, बच्चों के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है। तो ये मिडिल लाइफ जो है ना एक सैंडविच की तरह वर्क कर रही होती है, जो अपने से आगे वाली जनरेशन और पीछे वाली जनरेशन दोनों की ही केयर इनके ऊपर होती है। तो इनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, उन सबको इनको यूज़ करना होता है अपनी इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को हैंडल करने के लिए। तो ब्रिग्स ने 2003 में कुछ पॉइंटर्स दिए थे जो हमें बताती है मिड लाइफ के बारे में। एक है ए प्लेट्यू। ए प्लेट्यू मतलब ये मिड करियर के बारे में बात की जा रही है। ये वो टाइम है जहाँ पे अपने करियर को मेंटेनेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कैरियर बना रहे उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन ओवरवेलमिंग क्राइसिस का टाइम है ये, जहाँ पे जो पर्सन है, पेरेंट तो बन ही गए होते हैं लेकिन जिन्होंने नई भी मैरिज की है मिड लाइफ में, अगर आप देखेंगे तो ये लोग वो होते हैं जो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने घर भी खरीदा होता है, गाड़ी भी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की फ़ीस हो गई, पेरेंट्स की केयर हो गई, कहीं ना कहीं पैसा इधर उधर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बहुत स्ट्रेच हो गए होते हैं। एंड ये वो पीरियड है जहाँ पे बहुत सारे चेंज आते हैं, ट्रांजिशन आते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइसिस ही है, लेकिन लाइफ में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, बॉडीली चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों पे चेंज देखने के लिए मिलता है। फिर ये वो पीरियड है जहाँ पे ड्रामेटिक चेंज आता है,
बहुत सारी चीज़ों में। ये एक कंटिन्यूटी का पीरियड है जहाँ पे एज़ सच आप देखोगे तो पॉजिटिव साइड में ही चेंज हम मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ड्रामेटिक भी हम कह सकते हैं। तो ये जो मिड लाइफ है ये पॉजिटिव फैशन में भी हो सकती है, नेगेटिव फैशन में भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये पीक पीरियड भी माना जा सकता है लाइफ का, जहाँ पे इंसान ज़्यादा वाइज हो गया होता है, ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है, क्योंकि प्रमोशंस हो गए होते हैं, हाई पोजीशन पे जा चुके होते हैं। एंड उनमें खुद में भी उनको चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में लाइफ को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो जवानी में नहीं कर पाए, मिडिल एज में आके वो बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। बट निगेटिवली देखें तो ये डाउन हिल स्लाइड इन एनर्जी वाला पार्ट भी होता है, जहाँ पे एनर्जी कम दिखा महसूस होती है कि हम जितने जवानी में कर सकते थे अब मिडिल एज में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी वाली सोच आने लगती है। अट्रैक्टिवनेस कम होने लगती है, वाइट बाल सरों पे दिखने लग जाते हैं, है ना, कहीं एलोपेशिया होने लगता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रह जाता है। फिर ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस भी स्लो हो गई होती है। जो घर में हैप्पीनेस है वो भी बहुत मोनोटनस हो गई होती है लाइफ, वही सेम, ऑफिस से आओ, घर का काम करो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, तैयार हो, फिर जाओ। तो एक तरह से एक रूटीन जैसा बन जाता है। तो वो निगेटिव साइड भी आप देखने के लिए इसमें मिलता है। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हम कर सकते हैं इस एज में। एंड जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट है ना, उनकी मिड लाइफ से एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आता है तो वो आपके सामने क्या बात कर रहा है उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह से लाइफ को देखता है, पॉजिटिवली देख रहा है कि निगेटिवली देख रहा है, और आप कैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस को हैंडल कर सकते हैं। सो उसकी जो थेरेपेटिक सिचुएशन में कभी कभी थेरेपिस्ट भी फंस जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का स्कोप नहीं होता, तो आप बताओगे क्या उसको, है ना, यही बोलोगे ना कि एक्सेप्ट करो, व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नीड टू एक्सेप्ट। सो एक्सेप्टेंस थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। सो जो मिड लाइफ इश्यूज़ है ना, उसमें हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी वो डिप्रेसिंग भी हो जाता है जब सोल्यूशन नहीं मिल रहे होते हैं। थेरेपिस्ट के लिए भी डिप्रेसिंग हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, हम यही बोलेंगे ना कि एक्सेप्ट योर एजिंग, और क्या बोलेंगे हम उसको, ये तो नहीं बोलेंगे कि चलो ये मंत्र पढ़ लो और तुम जवान हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सो ये जो एज है इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। सो इस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लाइंट को जब आपके पास आ रहा है, और उसको ये बताना ज़रूरी है कि वन हैज़ टू बी रिजिलियंट जब वो आपके पास आ रहा है। सो जो भी आ रहा है, इनएविटेबल जो लॉसेस हो रहे हैं लाइफ में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिजिलियंस, कि आप उस लाइफ फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉसेस भी मिलेंगे, है ना, बहुत सारे चेंजेस आएंगे लाइफ में, तो उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो ये लाइफ का वो कोर्स है जो इस तरह से चलेगा, और उसको अडेप्ट करना पड़ेगा कि एक डिक्लाइनिंग फेज शुरू होने वाला है। मिड लाइफ में आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे होंगे, इश्यूज भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, एंड इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। अनअवॉइडेबल जो सिचुएशन है जिसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, यही करना पड़ेगा, है ना। तो लाइफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है मिडिल एडल्टहुड की, वो लेके काउंसलिंग के लिए आपके पास, काउंसलिंग में आपके पास क्लाइंट आते हैं, और वो वर्क के बारे में बताएंगे, करियर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, फैमिली में कमिटमेंट, हेल्थ, ये वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या क्या करना चाहते हैं थेरेपी में आके, उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि वो करियर चेंज के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा क्यों, या तो वो करियर चेंज या रिटायरमेंट के बारे में इसलिए भी सोच सकते हैं कि उनकी स्किल अब उतनी फिट नहीं होती, क्योंकि न्यू जनरेशन आई है, नया सीख के आई है। आप पुराने ज़माने के टाइम के सीखे हुए और आपने अपनी नॉलेज को रिफ्रेश नहीं किया, तो आप कहीं स्टक फील करते हैं अपने करियर में, तो आप छोड़ना चाहते हैं उस जॉब को। देन आपकी, या फिर आपको आता है लेकिन आप कोप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप में इतनी एनर्जी नहीं बची, आपकी एज की वजह से आप बहुत स्लो होते जा रहे हो। सो जो डिमांड है जॉब की वो उसको पूरी नहीं कर पा रहे एज की वजह से। सेकंड जो इशू लेके आएंगे वो स्ट्रेस एट वर्क लेके आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे उनके जॉब डिससेटिस्फैक्शन बहुत होगा, या उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, फैमिली कमिटमेंट को लेकर होगा, उनकी एनर्जीज जो कम हो रही होंगी उसको लेकर होगा। वो ओवरवेल्म फील करेंगे आपके पास जब आएंगे। एंड देन जो नीड है रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, वो फुलफिल हो पाएंगी या नहीं, बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, वो इंडिपेंडेंट एडल्टहुड को अचीव कर रहे होते हैं बच्चे, तो बच्चों के अपनी खुद की साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस होता है, तो इसको वो कैसे देख रहे हैं। फिर जो
अब उनके जो खुद के पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होने लगे होंगे, बूढ़े हो रहे होंगे, क्योंकि ये मिडिल एज है, तो ऑब्वियसली उनके खुद के भी पेरेंट्स होंगे। सो वो बहुत वनरेबल हो गए होंगे, उनकी खुद की अपनी कुछ डिमांड्स होंगी, तो वो कैसे फुलफिल हो पाएंगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट जो पर्पस होगा उनका काउंसलिंग के लिए वो ये होगा कि लाइफ का पर्पस क्या है और मीनिंगफुल ऑक्यूपेशन क्या होगा, और वर्क प्लेस के बियॉन्ड वो क्या सोच सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, घर भी छोड़ के कहीं जॉब वॉब में लग गए हैं, कुछ और करने लगे हैं, तो वो अकेलापन लोनलीनेस आ गया है, अब लाइफ में वो हैपनिंग लाइफ नहीं रही है। सो इसके बारे में बता सकते हैं आपके पास। देन फिजिकल चेंजेस जो उनके अंदर आ रहे हैं मिड लाइफ की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो कम होते जा रहे हैं, पोटेंसी के बारे में। देन लेडीज़ जो होंगी उनकी उनका कैसा होगा, और उन मेनोपॉज आ गया होगा, तो वो इन चीज़ों को लेकर आपके पास आएंगी। देन उसके बाद ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी के लिए भी हो सकता है, डेथ ऑफ चाइल्ड हो गया, पेरेंट हो गया, या किसी पार्टनर का हो गया, या क्लोज फ्रेंड का हो गया, तो इन इस पेन को बर्दाश्त नहीं होती कभी कभी, क्योंकि पहले कई सालों से साथ में रहे हैं, अचानक से किसी के जाने की खबर आ जाए, सो वो बहुत हर्टफुल होता है। तो ग्रीफ के लिए भी क्लाइंट आएंगे थेरेपी के लिए। सो बहुत सारे लोग जो आइसोलेशन में रहते हैं उनको थोड़ा चाहे ना लगे, लेकिन जो फैमिली लाइफ वाले हैं उनको ज़्यादा लगता है। तो मिडिल एडल्टहुड जो होती है उसमें करियर एंड फैमिली की डिमांड्स बढ़ गई होती है, और वो पीक पे होती हैं उस टाइम पे, क्योंकि फैमिली में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो एडोलेसेंस से एडल्टहुड में जा रहे हैं, आपकी एजिंग की साइड में मूव कर रहे हैं मिडिल एज के लोग। सो वो जो बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साथ हो रही होती हैं, सो ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई होती है। एंड देन हर पल उनको एजिंग का रिमाइंडर आता रहता है ना, रिलेशनशिप को रीनिगोशिएट करना पड़ जाता है उनको। जो ऑटोनॉमी है एंड बच्चों में आप ये भी देखेंगे कि बच्चों में ऑटोनॉमी की फीलिंग आ जाएगी, वो अब डिपेंडेंसी से हट रहे होंगे, उनको अपनी पावर के बारे में सोच रहे होंगे बच्चे। सो बच्चे जब भी एक बार घर छोड़ देते हैं तो पेरेंट्स ना, अब उनको वो नहीं बोल सकते कि बच्चों की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप खराब है, अब इस बात का झूठा नाटक नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम पे इनको ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आने लगते हैं दोनों पार्टनर को आपस में, क्योंकि अब बच्चे तो घर पे हैं नहीं, हैं दोनों पार्टनर, अब दोनों को लोनलीनेस फील होने लगता है। फिर उसके लिए वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, वैसी वाली बात। तो जो पेरेंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करना होगा, क्या चीज़ें हैं, कौन क्या रिग्रेट्स हैं उनकी लाइफ के, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, उनकी चॉइसेस के बारे में वो सोचेंगे। एंड देन वर्क पे भी उनको समझ में आएगा कि नई जनरेशन उनको रिप्लेस करती जा रही है, और नई जनरेशन बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे ये बार बार रिमाइंडर उनके दिमाग में जाएगा कि नाउ अब वो कुछ ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां लाइफ में मेजर चेंज आ गया है, वो ट्रांजिशन का फेज़ होता है इनका, अब वो लेट एडल्टहुड के में चले जा चुके हैं। फिर जब इसके आगे इन लोगों को ये भी आप देखेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं ना उनकी भी डिमांड अब बढ़ गई होगी, क्योंकि ओल्ड एज हो चुके हैं, वो मिड लाइफ में है, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स क्या हो गए होंगे, ओल्ड एज में चले गए होंगे, वो डिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी नीड्स हैं। तो ये जो मिड लाइफर्स है ना इनको हम सैंडविच जनरेशन कहते हैं क्योंकि इनको अपने बच्चों की भी केयर करनी है, अपने पेरेंट्स की भी केयर करनी है, तो दोनों की डिमांड्स को फुलफिल करते में बस ये इसी ह्यूमन रेस में लगे रहते हैं। सो ये चीज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इनको नोटिस होंगे, ये चीज़ें तो होंगी इनकी लाइफ में, बट बाकी जो पर्सनली वो अपने लेवल पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, मैन में भी विमेन में भी उनका, और ये हर बार इस ये परसेप्शंस और अवेयरनेस इनको रहेगी कि भाई अब इस एज को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि मेनोपॉज का टाइम है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ जो है वो अब ये भी रियलाइज़ करेंगी कि जो इनकी जो अब क्योंकि मेनोपॉज आ गया है और समझ में आ रहा है कि अब भाई आज अब आगे लाइफ ना मुश्किल होने वाली है, तो अब क्या किया जाए, तो वो ज़्यादा फ्री फील करेंगे क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी निभा ली, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, अब मेनोपॉज हो चुका है, अब ये सिर्फ अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती हैं, मैक्सिमम एंजॉय करना चाहती हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहती हैं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं लाइफ। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी इस एज में, है ना, और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि इस मिडिल एज में
इलनेस एंड डेथ्स जो हैं ये एक पार्ट बन जाएगा लाइफ का, जब हर कहीं इनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी, आसपास देखना पड़ जाएगा, खुद बीमार पड़ने लगेंगे। सो ये जो फिजिकल वनरेबिलिटी है ना, ये इसकी सेंस मेन एंड वीमेन दोनों में आने लगेगी, विडोहुड की सिचुएशन आने लगेगी। इनको अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि अब लाइफ ना थोड़ी सी बची है। अब वो टाइम सिंस बर्थ वाली कहानी नहीं है, ये टाइम लेफ्ट टू लिव वाली कहानी हो गई है। सो ये जो अवेयरनेस है ना मॉर्टिलिटी का, ये इनको एक लाइफ मिड लाइफ क्राइसिस का एक मेजर पार्ट बन गया होगा। नाउ पैरेलल्स एंड डिस्टिंक्शंस। इसमें इन्होंने बेसिकली पैरेलल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने जैसे डिस्टिंग्विश किया था डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में, फ्लैजलिंग था, यंग एडल्ट हो गया, मिडिल एडल्टहुड हो गया, है ना, इस तरह से। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ना इन तीनों एज ग्रुप्स को आप देखेंगे तो उसमें कॉमन मिलेगी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ कंसर्न्स होंगे जो हर एक एज ग्रुप में कॉमन ही रहेंगे। फैमिली हो गया, उनका होप हो गया, लॉस, फियर, एंगर, अटैचमेंट, ये लव, ये सारी चीज़ें हर एक एज ग्रुप में कॉमन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने एज ग्रुप में डिफरेंस निकाल के बता दिया इस बुक में, इस चैप्टर में। इट डजेंट मीन कि उनमें कॉमन चीज़ कुछ भी नहीं रहेगी। तो हर एक एज ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक और बात करी है, जैसे सपोज 20s में जिनका टॉडलर बच्चा है और जो 40s की एज में उनका टॉडलर बच्चा है, वो सिमिलरली तो ट्रांजिशन में जा रहे होंगे ना, सेम लाइफ स्टेज में होंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही एज के बच्चे को संभाल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होंगी। फिर हमने इसमें ये भी देखा है कि एक ही फैमिली में रहने वाले अलग अलग लाइफ स्टेज में है। जैसे कि जो बच्चे थे पहले, अब वो फ्लैजलिंग एडल्ट बन गए हैं। जो पेरेंट्स हैं वो मिडिल एज ग्रुप में पहुंच गए हैं, जब यंग एडल्ट से मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। अब इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें ट्रांजिशन आ रहा है। इस तरह से इन्होंने पैरेलल्स के बारे में बात की है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी पैरेलल रोल प्ले करते हैं। देन डिस्टिंक्शन की बात करें तो हमने इसमें एज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट समथिंग स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन। आप उसको ऐसे डिवाइड करना थोड़ा सा पार्शियल हो जाएगा। इसमें ऐसे ग्रुप भी शामिल होंगे जो सेक्स चेंज कराने की बात करेंगे, जो स्किन पिगमेंटेशन ऑपरेशंस की बात करेंगे, जो अपने कलर चेंज कराते हैं। फिर कोई फेमिनिस्ट भी मिलेंगे इसमें, कुछ सेक्सिस्ट भी मिलेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोगों ने अपना अलग अलग एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिनके हर एक टाइप के परसेप्शंस अलग होंगे, इंटरप्रिटेशंस अलग होंगे, वो लाइफ को किसी और तरीके से देखते होंगे। इसीलिए डिस्टिंक्शंस जो है वो एजिंग के बेसिस पे भी आ सकती है, सेक्सिज्म के बेसिस में भी आ सकती है, रेसिज्म के बेसिस पे भी आ सकती है। हम इस लेवल पे भी डिस्टिंग्विश करके लोगों की साइको सोशल जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, बस इन्होंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ यहाँ इस लेवल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, डिस्टिंक्शंस आपको इस लेवल पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। So friends, this was all about Unit 2 of Block 4 MPCE 013। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, और प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।